फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्त लाजवाब होंगे। दोस्त जैसे कि है कि आप लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 जो है इसके लिए बहुत ही दोस्त कम समय बचा है और इनके लिए जो है आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कैसे करें। तो दोस्त इसके लिए एक बेहतरीन शानदार तरीका है, वो है आप लोग का टेस्ट सीरीज। दोस्त आप लोग अगर टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत ही शानदार आप लोग कर रहे हैं। तो उसी के लिए दोस्त मैं आप सभी के लिए लाया हूँ रुक्मणी प्रकाशन का जो टेस्ट सीरीज है, उसमें आज मैं आप लोग को पॉलिटी का 40 क्वेश्चन का टेस्ट कराने वाला हूं। और इसमें आप लोग अंत में दोस्त जरूर बताना कि कुल कितने क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताना। दोस्त अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था। तो दोस्त आप लोग को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए देखिए जीन वंदा है और बी नंबर हॉब्स है, सी नंबर रूसो है। आप लोग को इसका आंसर बताना है। अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दोस्त ए जो है सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीन वंदान। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त कि पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना, का चुनाव कौन करते हैं। तो दोस्त अगर हम बात करें पंचायत समिति की प्रधान का चुनाव कौन करता है, तो ऑप्शन देखिए सरपंच है, ऑप्शन बी देखिए उप सरपंच है, सी नंबर देखिए पंचायत समिति के सदस्य है और डी नंबर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्त इसके लिए जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या आप लोग ऑप्शन सी लगाए हैं? तो आप लोग बेहतरीन तरीके से ठीक चल रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध यानी केंद्र राज्य संबंध से है। तो अगर हम बात करें तो केंद्र राज्य संबंध से जो संबंध है वो किसका है, तो राज्य मन्नार समिति जो है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप सभी दोस्त लगाए हैं तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो अगला क्वेश्चन है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। अर्थात संघीय सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है ना, वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन देखिए ना, है ऑप्शन है कि संसद सर्वोच्च है, ऑप्शन बी है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, ऑप्शन सी है संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन डी आप लोग देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसकी सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आप सभी अगर लगाए हैं तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो कल्याणकारी राज्य किसका संश्लेषण है मेरे दोस्त, आप लोग को बताना है। तो ये किसका संश्लेषण है, उदारवाद समाज या उदारवाद या समाजवाद का, समाजवाद या साम्यवाद का, साम्यवाद या आदर्शवाद का, आप लोग को इसमें से बताना है। तो मेरे दोस्त इसके लिए जो सही जवाब होगा ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, उदारवाद एवं समाजवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और आप लोग दोस्त आंसर सही तरीके से देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है, कैसी एक न्यायिक प्रक्रिया है मेरे दोस्त, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या वैधानिक प्रक्रिया है। तो आप लोग के लिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बताइएगा आंसर। तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब जो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये व्यवस्था हम किस देश के संविधान से लिए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं मेरे दोस्त, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, भारत की संविधान के 3
सूचियों में प्रस्तुत करता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची है और इसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूची में विभाजित किया गया है। तो इसी में पूछता है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। तो मेरे दोस्त वो अनुच्छेद जो है ना वो है आर्टिकल नंबर 245 और 246 ये अनुच्छेद है। आप लोग जानते होंगे कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची, ये तीन यानी कि सूची में विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस देश के बारे में यह बताया गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। मेरे दोस्त अगर बात करें स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में भी संविधान है। रूस की बात करें तो रूस में भी संविधान है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन, तो यहाँ भी संविधान है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कहाँ है संविधान नहीं है, लेकिन इन तीनों जगह पे क्या है संविधान है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ना उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ई नंबर का बिल्कुल सही जवाब आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है। अर्थात तो दोस्त आपको बताना है कि इसमें संघ सूची का विषय नहीं है। अगर बात करें मेरे दोस्त तो रेल की, तो रेल जो है किसका विषय है, संघ सूची का। निर्वाचन ये किसका है, संघ सूची का विषय है। लेकिन शिक्षा की बात करो ना मेरे दोस्त, ये समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। और इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मेरे दोस्त समवर्ती सूची में रखा गया है। अगर बात करें संघ सूची, तो संघ सूची में मेरे दोस्त कुल 100 विषय शामिल है। आप लोग इसको भी ध्यान में रख लेंगे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आप लोग को सुमेलित नहीं है बताना है। यहाँ आप लोग देखते होंगे कुछ आप लोग को जवाहरलाल नेहरू है, उसी तरह इसमें बताया गया है कि इसके बुक का नाम दिया हुआ है। जैसे राम मनोहर लोहिया है तो इसके बुक का नाम है विल टू पावर। क्या है, विल टू पावर इसके बुक का नाम है। इसी तरह MK गांधी की बुक का नाम क्या है, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, ये इसकी बुक का नाम है। आप लोग जानते होंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज इसी की बुक है। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी की है, तो आप लोग इसको जानते होंगे। कार्ल मार्क्स की बुक का नाम जो है वो दास कैपिटल है। लेकिन मार्क्स एंड गांधी एंड सोशलिज्म ये किसकी बुक है, तो आप लोग इसका आंसर एक बार बताइएगा कि मार्क्स एवं गांधी एंड सोशलिज्म ये जो बुक है ये किसका है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का बुक नहीं है। किसका है, जवाहरलाल नेहरू का नहीं है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सवाल का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की आइए, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यही क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं 20 नंबर का। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। यह कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल नंबर 38 ये इसका इंगित करता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं। तो मेरे दोस्त भारत का जो प्रधानमंत्री है ना वो नियुक्त किए जाते हैं। क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आप लोग ए दे रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के परिवर्तन का निलंबन भी किया जा सकता है। दोस्त अगर राष्ट्रीय आपात अगर आप बात करें तो 352 अगर लागू होता है तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार भी निलंबित किए जाते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, तो मेरे दोस्त आर्टिकल नंबर 359
359 के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? आर्टिकल नंबर 359 के द्वारा। और आंसर जो अपना हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभाग हो सकता है? अर्थात संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? ऑप्शन देखिए ना, उपराष्ट्रपति है, सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है। तो सवाल का आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं? तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। क्या होगा? अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। और ये किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आर्टिकल नंबर 76 में है। और ये जो कि संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो मेरे दोस्त ये आर्टिकल नंबर 88 के तहत किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये दोस्त केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है, ये उसी का वकील होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य और नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होती है। किसके प्रति? तो मेरे दोस्त ये विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग इसको याद रखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभी तक मात्र एक बार मेरे दोस्त संशोधन किया गया है। और ये संशोधन कब किया गया है? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और ये 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा मेरे दोस्त समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्द को संविधान में जोड़ा गया है। अगर बात करें मेरे दोस्त प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना का विचार जो है मैंने कहां से लिया है अपने संविधान में? तो ये हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है ना, ये कहाँ से लिए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। चलिए मेरे दोस्त इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है? तो दोस्त लोकसभा को कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए देखिए है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, नई अखिल भारतीय सेवा को निर्मित करने की संस्तुति। तो कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति। तो ये किस अनुच्छेद के तहत करता है मेरे दोस्त? ये आर्टिकल नंबर 312 के तहत ये राज्यसभा जो है नई अखिल भारतीय सेवा निर्मित करते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। दोस्त देखिए ना अगला क्वेश्चन है कि राज्य जो है संघ का राज्य जो है संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो कौन सी करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त, बहुल्यवाद। क्या होगा? बहुल्यवाद होगा। इसको हम याद रख लेंगे। देखिए ना अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप लोग को बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर बात करें जॉन रस्किन की, तो जॉन रस्किन की बुक का नाम क्या है? अनटू दिस लास्ट। क्या है? अनटू दिस लास्ट, ये इसका बुक का नाम है। तो ये सुमेलित है। जियो अन्नी की सरटोरी की जो बुक है वो है डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो ये भी क्या है? सुमेलित है। परमार एंड परकिंस की बुक है इंटरनेशनल रिलेशन। क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन इसकी बुक है। तो ये भी सुमेलित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई नंबर जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्त, याद रखेंगे ना, बिल्कुल
आप लोग याद रख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा तत्व संघीय व्यवस्थापिका नहीं है, संघीय व्यवस्था का नहीं है। तो कौन सा तत्व जो है संघीय व्यवस्था का नहीं है, तो वो मेरे दोस्त आप लोग को बताना है। तो ये देखिए लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान क्या संघीय व्यवस्था का तत्व है? तो बिल्कुल है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये भी शक्ति का विभाजन, ये भी है। सुदृढ़ न्यायपालिका, ये भी है। तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ई नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब सवाल का हो जाएगा। आप लोग इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं ना मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा जो है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचार के अधिकार अर्थात आर्टिकल नंबर 32 को जो है आत्मा कहा है। इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? तो क्या सुनिश्चित किया जा सकता है मेरे दोस्त, वो आप लोग को बताना है। तो कार्यपालिका की शक्ति हम सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि केंद्र की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है और राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है आप लोग भी जानते हैं। शासक और शासित के बीच संबंध आप लोग इसके संविधान के द्वारा हम कर सकते हैं। सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उसकी संरचना और संगठन, ये भी हम उसके द्वारा सुनिश्चित कर सकते हैं संविधान के द्वारा। तो अब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसको हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? दोस्त अगर पूछेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये 22 भाषाओं से संबंधित है। किससे? 22 भाषाओं से संबंधित है। तो सवाल का आंसर सी हो जाएगा। लेकिन दोस्त ये 22 भाषा क्या मूल संविधान में था? तो दोस्त इसका जवाब होगा नहीं। तो इसको जो है संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 22 भाषा किया गया है। दोस्त आप लोग भी जानते होंगे कि 21वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है? तो 1967 ईस्वी में होता है, और इसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को संविधान में जोड़ा जाता है। और इसी तरह 71वें संविधान संशोधन होता है मेरे दोस्त, और ये कब होता है? तो 1992 में होता है, और इसके तहत 3 भाषा को जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। और एक संविधान संशोधन होता है मेरे दोस्त 92वें संविधान संशोधन, और ये कब होता है? तो ये 2003 ईस्वी में होता है। और इसके द्वारा दोस्त कौन सी भाषा? 4 भाषा को जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषाओं को जोड़ी जाती है। तो हमारा सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो वो सही जवाब आप लोग एक बार बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है कहाँ से है? तो 51 के क में किया गया है। किसमें? 51 के क में। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? तो भारतीय संविधान में कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं था? तो मेरे दोस्त वो अगर बात करें तो वो निःशुल्क एवं विधिक सहायता। आप लोग भी जानते हैं कि इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 39 के क में है। किसमें? 39 के क में निःशुल्क एवं विधिक सहायता है। और इसको हम किस संविधान के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात करें तो ये आप लोग जानते होंगे कि 44 यानी कि
14 यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल नंबर 45 में उल्लेख है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जो है मेरे दोस्त 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे कि 52वां संविधान संशोधन होता है और ये कब होता है मेरे दोस्त? 1985 में होता है और इसके द्वारा संविधान में दल विरोध बदल निरोध कानून को जोड़ा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है लेकिन 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है और इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा जाता है। लेकिन ये 84वां संविधान संशोधन जो है ना, ये 84वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये निर्धारित किया गया था कि लोकसभा और राज्य के विधानसभा में जो सीट है ना, ये 2026 तक यथावत रहेगी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आप लोग 37 कर लिए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 है कि भारतीय संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो अगर बात करें भारतीय संसद का अस्थाई सदन तो वो मेरे दोस्त राज्यसभा है और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग जानते होंगे कि सरला यानी कि 100 से संसद 79, 80 और 81। तो ये यानी कि 80 नंबर अनुच्छेद में जो है किसका? राज्यसभा का उल्लेख है और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 में है। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है मेरे दोस्तों? तो 100 वर्ष सदस्य का कार्यकाल होता है। सदस्य राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो वो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को किस सदन के नाम से? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है प्रश्न पूछेगा, तो ये कोई इसकी निश्चित सीमा नहीं है। क्या है? निश्चित सीमा नहीं है, हम इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा नागरिक को कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो न्याय की व्यवस्था की बात करें तो ये 3 प्रकार की है और वो कौन कौन सी है मेरे दोस्त? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। अगर पूछेगा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है तो वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन और पूछेगा कि कितने प्रकार की समानता है? तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता अर्थात 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो दोस्त इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में होता है और ये अपना कार्य करना 1946 में शुरू करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय की बात करूं तो द हेग नीदरलैंड में इसकी मुख्यालय है। इसके सदस्य यानी कि जो इसमें कुल न्यायाधीश की बात करूं तो कुल इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कुल कितने होते हैं? 15 होते हैं और इन न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। इसमें सदस्य और यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है उसके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करो तो मेरे दोस्त वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप एससीओ के नाम से जानते हैं। और पूछा है कि एससीओ की स्थापना कब हुई है? तो एससीओ की स्थापना 2001 ईस्वी में 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना होती है। और दोस्त ये इसकी मुख्यालय की बात करो तो बीजिंग चीन में इसकी मुख्यालय है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं मेरे दोस्त तो वो चीनी और जो है यानी कि चीनी भाषा और एक आप लोग को याद रखना है कि रूसी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन पूछेगा कि एससीओ जो है इससे पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम संघाई 5 था। भारत अगर बात करें एससीओ में कब शामिल हुआ तो मेरे दोस्त 2017 ईस्वी में भारत एससीओ का सदस्य बना है। अगर बात करें कुल सदस्य की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो एससीओ में कुल 9 सदस्य है और नवा सदस्य कौन है मेरे दोस्त? वो ईरान सदस्य है। नवा
अलावा इसको हम याद रख लेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो आप लोग को बताना है कि संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मेरे दोस्त विशेषता क्या हो सकता है, तो संसद के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस प्रकार शुरू की जाती है। तो ये सभी आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताए थे। तो अखिल भारतीय सेवा जो है आर्टिकल नंबर 312 के तहत किए जाते हैं। और ये कौन करते हैं, तो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। कौन करता है, राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के संबंध प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अगर बात करें संविधान के भाग नंबर दोस्त 18 आप लोग जानते होंगे। भाग नंबर 18 जो है मेरे दोस्त, इसमें किसका उल्लेख है, तो आपात उपबंध का उल्लेख है। किसका, आपात उपबंध का उल्लेख है। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिए है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से आपात उपबंध लिए हैं। और इसमें कितने प्रकार की आपात है, तो 3 प्रकार की। कौन कौन, तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात है। तो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात से है। 52 में 4 जोड़ देंगे अर्थात 356, यानी कि वो किससे है, राष्ट्रपति शासन से है। और जो है 360 जो है वो वित्तीय आपात से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्त पूछेगा कि अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात कितनी बार लग चुका है, तो आंसर होगा एक बार भी नहीं लगा है। लेकिन राष्ट्रपति शासन अभी तक वर्तमान में कितने बार लग चुके हैं, तो 130 से प्लस यानी कि अधिक बार ये लग चुके हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात कितने बार लगे हैं, तो ये 3 बार लगे हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्र का सूची शामिल है। तो राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, तो ये पहली ही अनुसूची में बताया गया है। किसमें मेरे दोस्त, पहली अनुसूची में बताया गया है। अगर यहाँ पर आप लोग को यानी कि 1-2 मिनट में अगर अनुसूची की रिवीजन करा दूं तो आप लोग को कैसा लगेगा। दोस्त पहली अनुसूची जो है उसमें किसका है, तो यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये सारी चीज, राजधानी कहाँ है, ये आप लोग को अनुसूची 1 में मिल जाएगा। दूसरा अनुसूची में जो है वो है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से, जैसे राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होगा। तो ये सारी कहाँ दिया है, तो आर्टिकल यानी कि अनुसूची नंबर 2 में लिखा हुआ है। अनुसूची 3 किसका है, तो अनुसूची 3 का संबंध है किससे मेरे दोस्त, तो ये शपथ से संबंधित है। अनुसूची 4 में लिखा हुआ है कि किस राज्य के राज्यसभा में कितना सीट होगा, अर्थात राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। अनुसूची नंबर 5 में है एससी यानी कि एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 किसका उल्लेख करता है, तो इसमें 4 राज्य के जो है यानी कि जो पिछड़े यानी कि एससी एसटी है इसके प्रशासन के बारे में। और वो 4 राज्य कौन सा है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है 6ठी अनुसूची में। आप लोग 7वीं अनुसूची जानते होंगे, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 10वीं में दल बदल का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का संबंध है। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं ना, तो वो मेरे दोस्त है कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। इसका सही जवाब होगा नागालैंड। कहाँ होगा, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किया गया है। तो मौलिक अधिकार की बात करो जिसे मूल अधिकार कहते हैं, ये मेरे दोस्त भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है, भाग नंबर 3 में उल्लेख है। और ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के कहाँ तक है, तो 12 से लेकर के ये आप लोग जानते होंगे कि 12
से लेकर के 35 अनुच्छेद तक ये आप लोग को मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। कहाँ से? 12 से 35। और ये कहाँ से लिए है प्रावधान? तो ये अमेरिका के संविधान जिसे यूएसए के संविधान से हम ये प्रावधान को लिए हैं। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि एकल न्यायिक यानी कि एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? तो अब ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। सदनीय व्यवस्था कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की और मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्नलिखित में से कब तक है? तो भारत में जो लोकसभा की अवधि शुरू हुई थी अप्रैल 1952 से लेकर के अप्रैल 1957 अर्थात 5 वर्षों के लिए हुए थे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का जो प्रथम जो है आप लोग को अध्यक्ष कौन था? तो वो जीवी मालवंकर था। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो कौन सरकार? केंद्र सरकार सभी का सरकारी कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला और लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम कितनी अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो ये कितने प्रतिशत? 2% जीतना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त मैंने आप लोग को कुल 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें से आप लोग कुल कितने क्वेश्चन किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्त ठीक है, धन्यवाद।